Hello, friends. A famous saying says, past plays a very vital role in our present that may impact our future. हिस्ट्री का हमारी लाइफ में, हमारे प्रेजेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसी इंपॉर्टेंट रोल को समझने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज वंस अपॉन अ टाइम इन कॉमर्स, जहां तुम लोग सीखोगे वो सारे हिस्टोरिकल इवेंट जिसने देश को, जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया है. ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जब हमने नई सुबह, आजादी की नई सुबह देखी, तो इस सुबह में एक चैलेंज था. वो चैलेंज था ये समझना कि ब्रिटिशर्स ने इतने सालों में हमारे देश का क्या क्या नुकसान कर दिया है. इसी के चलते हमने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि हम वो सारी प्रॉब्लम्स को समझ सके, उनके सोल्यूशंस निकाल सकें. इन सारे सालों के बाद, ऑलमोस्ट 3 साल की मेहनत के बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, हमारे सुप्रीम लीडर्स ने एक बात समझी कि जो सबसे बड़ा नुकसान देश में ब्रिटिशर्स करके गए थे, वो इस देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है. हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स, जमीन, इससे रिलेटेड जो पूरी इकोनॉमी थी वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इकोनॉमी थी. इंडिया का ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ये वो पॉपुलेशन थी जो सबसे ज्यादा नुकसान फेस कर रही थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. इन 1950s एंड 1951 का जो एरा था, हमने यहां पे सोचा क्यों ना सबसे पहले इस पॉपुलेशन के लिए कुछ करा जाए. तो हमारे सुप्रीम लीडर्स ने कुछ पॉलिसीज बनाई पॉपुलेशन से रिलेटेड. इनफैक्ट हमारा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लैंड, जमीन या एग्रीकल्चर से रिलेटेड था. आज का टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. लैंड रिफॉर्म्स is collectively the integration of 5 different policies adopted by Indian government. ये पॉलिसीज जो थी, इनके लिए कहा जाता है, इनके जो कॉजेज थे जिसके लिए लैंड रिफॉर्म लाया गया, ये सारे कॉजेज ही आगे जाके लैंड रिफॉर्म के सबसे बड़े फेलियर्स बन गए. वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट लैंड रिफॉर्म 100% सक्सेसफुल के साथ सिंस 1951, और हम आज तक उसमें 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाए. इन 5 पॉलिसीज में सबसे पहली पॉलिसी थी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, अबॉलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम. बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली जमींदार होते कौन है. बहुत से लोगों को लगता है कि जमींदार ओनर ऑफ लैंड होते थे. नहीं, जमींदार होते थे द कलेक्टर्स, रेवेन्यू कलेक्टर्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फार्मर्स. इनका क्या काम होता था, ये फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो जो भी रेंट, जो भी रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज करने के लिए इनसे बोलता था, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, तो ये लोग 100 रुपीज ना चार्ज करके ये लोग चार्ज करते थे 150. दैट 50 रुपी कुड बी द प्रॉफिट फॉर देम. अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, इनको सैलरीज भी मिलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से. अब सोचिए, किसी फार्मर के ऊपर 100 रुपीज का रेवेन्यू बर्डन प्लस 50 रुपीज का जमींदार का रेवेन्यू बर्डन अगर हो गया, तो फार्मर्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि एग्रीकल्चर कभी भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं होती. एग्रीकल्चर इज दी वन ऑफ द एक्टिविटी जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना और बहुत कम प्रोडक्शन होना, दोनों इक्वली लॉस मेकिंग होता है. एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन उतना ही होना चाहिए जितनी नीड है. द रीजन इज इंडिया में एग्रीकल्चर काफी हद तक नेसेसिटी गुड्स बनाता है. हम आज भी बहुत ज्यादा कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन में नहीं थे. ड्यूरिंग 1950s हम कैश क्रॉप तो बहुत ही कम बनाते थे. तो जमींदार क्या थे? They were the collectors, they were the revenue collectors collecting revenue from agricultural farmers and give it to Britishers. जिस किसी भी टाइम पे अगर ये फार्मर्स अपना रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, अगली बार वो रेवेन्यू विथ इंटरेस्ट ऐड होता था ऑफ द करंट ईयर्स रेवेन्यू एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर रेवेन्यू. सोचिए, एक फार्मर जो अपने जेस्टेशन पीरियड को निकालता है, जेस्टेशन पीरियड इज वो आज जो रेवेन्यू अर्न करेगा फ्रॉम सेलिंग द क्रॉप, वही उसके 6 महीने का जेस्टेशन होगा. उसके बाद उसके पास आगे के लिए कोई प्लान नहीं होता. वो 2 साल का लगान, 2 साल का लैंड रेवेन्यू कहां से देगा? तो ये लैंड रेवेन्यू जब इकट्ठा होता था 2 साल का, और ये 2 साल पे नहीं होता था, उसके अगले साल फिर ये 2 साल के इंटरेस्ट के साथ लगान, उस पे इंटरेस्ट, ये 3 साल का रेवेन्यू हो जाता था. और एक ऐसा टाइम हमेशा आया है इंडियन फार्मर्स के ऊपर, जिनके ऊपर लगान लगा है, कि दे हैड टू सरेंडर देयर लैंड टू द जमींदार. क्योंकि जमींदार के ऊपर हमेशा प्रेशर रहा है ब्रिटिशर्स का टू कलेक्ट
द रेवेन्यू। इसी तरीके से जमींदारी सिस्टम डेवलप हो गई। तो टू अबॉलिश दिस सिस्टम, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। जमींदारी सिस्टम हट गया इंडिया में। अब माना गया कि इंडियन फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कोई नहीं होगा। इफ इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू, दे विल कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। कोई इंटरमीडियरीज नहीं थे। द सेकंड पॉलिसी इन लैंड रिफॉर्म वाज टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म्स दो सब पॉलिसीज से बनी हुई है। पहली रेगुलेशन ऑफ रेंट और दूसरा लैंड टू द एक्चुअल टिलर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना कि जितने भी लैंडलेस लेबर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लेबर्स ऐसे हैं जो टेनेंट्स बन के काम कर रहे हैं। ये उनकी खुद की जमीन कभी हुआ करती थी और ये कई सालों से, 15 साल, 20 साल, 25 सालों से उसी जमीन पे काम कर रहे हैं। और इनके जो ओनर थे, जिनको हम जमींदार बोलते थे, ये एक्चुअल कभी फार्मर रहे ही नहीं। तो जो एक्चुअल फार्मर्स थे, उनकी जमीन उन्हें ही मिलनी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई, लैंड टू द एक्चुअल फार्मर्स एंड लैंड टू द एक्चुअल टिलर्स, कि जो अपनी जमीन पे पहले से खेती करते आ रहे हैं, वो जमीन अब उन्हीं की होगी। ये अब उनकी नहीं रहेगी जो फार्मर्स के नाम पे है। फार्मर्स के नाम पे मतलब जो फार्मर्स के नाम पे वहां पे बैठे हुए हैं। फार्मर्स और जमींदार के बीच में एक अंतर होता था, ओनर ऑफ द लैंड एंड द एक्चुअल फार्मर। तो गवर्नमेंट ने बोला जो एक्चुअल फार्मर है, जमीन उन्हीं के नाम पे होगी। ये हुआ लैंड टू द एक्चुअल टिलर्स। और दूसरा, कुछ ऐसे लेबर जो फार्मर के अंडर काम करते थे। सपोज एक फार्मर है, वो अपने साथ कुछ लेबर भी रखता है, मतलब वो फार्मर तो है ही, वो एक्चुअली खेती भी करता है, लेकिन वो अपने साथ खुद के कुछ लेबर रखता है। उनके लिए रेगुलेशन ऑफ लेबर रेंट, उनके लिए था कि जो उनकी जो रेंट है, टेनेंसी जो है, उसके लिए कुछ रेगुलेशंस आएंगे कि उन्हें कितना रेंट मिलेगा, उन्हें कितने वेजेस मिलेंगे। दिस इज टेनेंसी रिफॉर्म्स। थर्ड पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट इंडिया चाहती थी कि फार्मर्स वापस से अपनी एकता का प्रदर्शन करें। एंड द पॉलिसी इज डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें एक स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेट्स असेंबल ऑल द लैंड टुगेदर एंड लेट्स गो फॉर अ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग इज कि आप एक साथ पूरी जमीन पे खेती करो, एक साथ प्लव करो, एक साथ मार्केटिंग करो, एक साथ गुड्स को मार्केट प्लेस तक लेके जाओ, एक साथ रेवेन्यू अर्न करो। इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है उन फार्मर्स को जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। फार्मर्स को तीन कैटेगरी में रखा जाता है, बिग फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2.5 एकड़ से भी कम जमीन होती है, उनके लिए एग्रीकल्चर करना, खेती करना हमेशा एक चैलेंज होता है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैंड होल्डिंग साइज। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला लेट्स गो फॉर अ कॉमन कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्यों ना हम साथ में एक साथ फार्मिंग करें। इसमें बिग फार्मर्स को हमेशा कम प्रॉफिट या लॉस जैसा फील होता है, क्योंकि उनके पास जमीन का साइज ऑलरेडी बड़ा होता है। इसमें हमेशा फायदा होगा किसी स्मॉल फार्मर को। द फोर्थ वन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। तुम बहुत से लोगों ने तुम में से इसका नाम भी सुना होगा, लैंड सीलिंग सिस्टम। सीलिंग, किसी भी घर में, किसी भी रूम में, सीलिंग इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दैट हाउस और ऑफ दैट रूम। द सेम वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि किसी भी जमीन की एक मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग होगी, लैंड सीलिंग सिस्टम। पर तुम्हें बात बताता हूं कि लैंड सीलिंग सिस्टम, जमीन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि लैंड एंड एग्रीकल्चर इज सब्जेक्ट टू स्टेट। द सेम वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाने का जो राइट था वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसीज बनी। तो सोचिए, लैंड सीलिंग सिस्टम स्टेट टू स्टेट वेरी करी। लैंड सीलिंग सिस्टम में फूड क्रॉप और कैश क्रॉप्स की अलग अलग पॉलिसी बनी। लैंड सीलिंग सिस्टम में पर्सन टू पर्सन पॉलिसी वेरी कर गई। एग्जाम्पल के साथ, उत्तर प्रदेश में ये जो लैंड सीलिंग सिस्टम था उसमें 40 एकर्स की लिमिट थी, जबकि वेस्ट बंगाल में द लिमिट वाज 25 एकर्स। पंजाब में लिमिट 27 एकर्स टू 100 एकर्स थी, राजस्थान में 22 एकर्स से 236 एकर्स और मध्य प्रदेश में 25 एकर्स टू 75 एकर्स। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। और भी स्टेट्स में अपने अपने हिसाब से उन्होंने अलग अलग लैंड सीलिंग सिस्टम रखा। एक प्रॉब्लम कि हर स्टेट ने अपनी अपनी लिमिट रखी लैंड सीलिंग सिस्टम की, और दूसरी प्रॉब्लम फूड क्रॉप और कैश क्रॉप के लिए ये लिमिट अलग अलग होने लगी थी। तीसरी प्रॉब्लम, यहां पे जब लैंड सीलिंग सिस्टम डिसाइड करा इंडियन गवर्नमेंट ने,
स्टेट गवर्नमेंट ने, तो लैंड सीलिंग सिस्टम पर्सन के हिसाब से डिसाइडेड था। मतलब अगर किसी स्टेट में 25 acres is size of land holding, so this 25 acres is limited to a person, not to a family. So this was the land ceiling system. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इससे ऊपर लैंड सीलिंग सिस्टम की पॉलिसी थी कि 25 acre, फॉर एग्जांपल, इफ द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग दैट अ person could hold at a particular point of time, तो उससे ऊपर जो जमीन होगी वो जमीन स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगा, एंड दैट लैंड इज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस लेबर्स। अगर 25 एकड़ से ज्यादा किसी के पास 35 एकर्स ऑफ लैंड होगी, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो जो 10 एकर्स है वो 10 एकर्स लेके उसके बदले जो भी कॉम्पनसेशन है वो दे के वो 10 एकड़ जमीन किसी लैंडलेस लेबर को दे देगा। दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड सीलिंग के अंदर एक बात समझना, लैंड सीलिंग में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इंक्लूडेड था। लैंड सीलिंग लिमिट हुई, उसके ऊपर जितना भी एक्सेस जमीन थी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में चली गई। एंड द लास्ट पॉलिसी इन लैंड रिफॉर्म वाज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने बात समझी कि इंडिया में या तो किसी के पास जमीन का साइज, लैंड होल्डिंग बहुत ही मार्जिनल या स्मॉल साइज की है, और अगर ज्यादा है तो वो स्कैटर्ड लैंड है। स्कैटर्ड लैंड मतलब किसी एक जगह पे नहीं होके अलग अलग जगह पे। इसका बहुत बड़ा रीजन इंडिया का फैमिली सिस्टम है, जहां पे जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होके न्यूक्लियर फैमिली में आ गई। न्यूक्लियर फैमिली में आने की वजह से जो एक जमीन किसी फैमिली के पास एक पर्टिकुलर सपोज 100 एकर्स ऑफ जमीन है, सो आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियर फैमिली वो जमीन 50 एकर्स, 50 से 25 एकर्स, 25 से 12.5 एकर्स डिवाइड होते होते बच्चों में फैमिली ट्री के हिसाब से वो जमीन डिवाइड हो गई, पर वो किसी एक जगह पे नहीं रही। वो जमीनें जो है वो स्कैटर्ड जमीन हुई। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला लेट्स डू वन थिंग, जिसके पास अलग अलग जमीन है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 25 एकड़ जमीन है बट 5-5 एकड़ अलग अलग जगह पे है, तो उसको एक सोल्यूशन दिया गया कि लेट्स असेंबल ऑल योर लैंड, लेट कंसोलिडेट ऑल योर लैंड एट अ प्रॉपर प्लेस, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। कि सारी जमीन क्यों ना तुम लोग एक काम करो कि अगर तुम्हारे पास 5-5 एकड़ करके 5 जगह जमीन है तो क्यों ना एक साथ ही पूरी 25 एकड़ ले लो। इसके लिए उन्हें क्या करना था, अपने आसपास जितनी जमीन के जो होल्डर्स थे उनसे बात करके गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को इन्वॉल्व करके एक जगह पे सारी जमीन को कंसोलिडेट करना था। And this policy was voluntary, need to be adopted by the person of land holding. Consolidation of land holdings by person, by farmers. चलिए अब समझते हैं कि हिस्टोरिकली सबसे पहली पॉलिसी, सबसे बड़ी फेलियर पॉलिसी कैसे बन के रह गई। कुछ सोचिए, एक्सेप्ट अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रेट वन साइडेड डिसीजन ले लिया कि हम आज से इंटरमीडिएरीज नहीं रखेंगे, कोई जमींदारी सिस्टम नहीं होगा, आज से कोई भी ऐसा मीडिएटर नहीं होगा जो फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिसी बाकी सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलियर पॉलिसी में काउंट होती है लैंड रिफॉर्म। रीजन, जब हम बात करते हैं टेनेंसी रिफॉर्म की, हमने जो समझा किसी भी फार्मर के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि वो टेनेंट है, क्योंकि कोई प्रूफ होते नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फार्मर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ जमींदार, हाउ कैन आई प्रूव और हाउ कैन गवर्नमेंट प्रूव कि मैं फार्मर नहीं हूं। ऐसा कैसे पता चलेगा कि एक जमींदार और फार्मर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कितने दिन खेती करने जाने पे उसको फार्मर बोला जाता है, कितनी खेती करने पे उसे फार्मर बोला जाता है। ऐसा क्या होगा कि आप किसी को फार्मर बोलोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल तो दिया कि फार्मर और जो ओनर है इनके बीच में डिफरेंस होगा, और फार्मर को ही जमीन मिलेगी, जो एक्चुअल फार्मर नहीं है उसको जमीन नहीं मिलेगी। बट हु इज एक्चुअल फार्मर, दिस डेफिनेशन वाज नेवर क्लियर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दो इश्यूज, फार्मर की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी और टेनेंट्स के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो ये पॉलिसी फेल हो गई। The second is development of cooperative farming and reorganization of land. Cooperative farming, आप humans के साथ डील करने में cooperative farming without intervention of government was very difficult. मैंने अभी बताया small and marginal farmers, इनको हमेशा benefit होगा cooperative farming से, but big farmers उनको कभी benefit नहीं होगा। benefit हमेशा reap करेगा small and marginal farmers, क्योंकि बाकी big farmers के पास already बड़ी जमीन है।
किसी 100 एकड़ जमीन में 2.5 या 2 एकड़ जमीन अगर मिल भी जाए तो 100 एकड़ जमीन को बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। तो बिग फार्मर्स वर नेवर रेडी टू गो फॉर कोऑपरेटिव फार्मिंग। और ये सारी पॉलिसीज वॉलंटरी पॉलिसीज थी, इसमें गवर्नमेंट का 100% इंटरवेंशन था ही नहीं, पहली बात। और दूसरी सारी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना था। थर्ड, नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, द लैंड सीलिंग सिस्टम। जैसे मैंने पहले बताया, लैंड सीलिंग सिस्टम में फूड क्रॉप और कैश क्रॉप के हिसाब से चीजें वेरी कर गई। लैंड सीलिंग सिस्टम में पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी कर गई। मतलब अगर मुझे एक लिमिट है कि आई कैन होल्ड 25 एकर्स ऑफ लैंड एंड आई हैव 100 एकर्स ऑफ लैंड, सो मैंने क्या किया, एक माल प्रैक्टिस करी, मैंने एक बीच का सोल्यूशन निकाला, लूप होल फ्रॉम द पॉलिसी। मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को, मैंने वाइफ को, बच्चे को अपनी पॉलिसी ट्रांसफर कर दी, अपनी लैंड होल्डिंग ट्रांसफर कर दी। 100 एकर्स लैंड है, 4 लोग हैं फैमिली में, तो चारों को 25 एकर्स की लैंड ट्रांसफर कर दी। इससे क्या हुआ, हर एक को 25 एकर्स लैंड की लिमिट के हिसाब से, इससे ज्यादा जमीन होगी तो अपने कजिन्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जमीनें ट्रांसफर हुई थी। तभी 1971 में जब लैंड रिफॉर्म में एक अमेंडमेंट आया तो उसमें आया कि 5 लोगों की जो फैमिली होगी वहां तक की लिमिट को लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग लिमिट मानी जाएगी। मतलब अब जो लिमिट थी वो फैमिली लिमिट बना दी गई थी, फैमिली ऑफ 5। 5 से ऊपर अगर कोई फैमिली होती है, 5 से ज्यादा, तो वो 2 फैमिली के बराबर की जमीन रख सकते थे। दिस वॉज द अमेंडमेंट। सो लैंड सीलिंग सिस्टम एक मैल प्रैक्टिस हुई, एक लूप होल निकल गया कि आपने इंडिविजुअली सबसे बोला कि जो इससे ज्यादा जमीन है उसको सरेंडर करो। किसी को अपनी जमीन सरेंडर करने के लिए अगर कोई लूप होल मिल जाए तो वो पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर बन जाता है। हिस्टोरिकली इट वाज अ फेलियर इस चीज की वजह से। द लास्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। एग्जाम्पल है, मेरी जमीन छोटी सी जमीन है, आधा एकड़ की जमीन है मेरी, बट वो जमीन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड है, वहां बहुत ज्यादा पानी है और वो जमीन किसी हाईवे के क्लोज है। और मेरे बगल में किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, वो ये चाहता है कि मुझे अपनी आधा एकड़ जमीन लेके वो अपनी कंप्लीट 2.5 एकड़ कर ले और उसकी एक आधा एकड़ जमीन कहीं पे अंदर है। तो मैं इस चीज के लिए एक्सेप्ट कैसे करूं, भले ही उसको कंसोलिडेशन हो जाएगा, उसकी प्रॉपर एक बड़ी जमीन हो जाएगी, उसको सिर्फ आधा एकड़ के लिए अंदर जाना पड़ता है, पर ये वॉलेंट्री था और कोई भी वॉलेंटरीली अपनी जमीन नहीं छोड़ता अगर वो प्रोडक्टिव लैंड है, वो अच्छी लोकेशनल एडवांटेज के साथ है। तो दीज वर द चैलेंजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, क्योंकि वहां पे सब चीजें वॉलेंट्री थी, यहां पे सब चीजें स्टेट के ऊपर छोड़ी थी, पॉलिसीज में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन बहुत वीक है। इन सारी चीजों के चलते लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ा फेलियर रिफॉर्म बन के रह गया, जिसको हमने आगे जाके इंप्लीमेंटेशन के साथ, चेंजेस के साथ, हम आज भी लैंड रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करे हुए हैं। लैंड रिफॉर्म आज भी चीजों में आ रहा है, बट 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बहुत बड़ा रीजन, एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। So this was all about the land reforms. In case you like the video, please do like, share and subscribe our channel. We are Commerce Edge. I am Lokesh Mule, one of the founders of Commerce Edge. आगे ऐसे सारे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।